CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 7 की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक। प्रस्तुत है इस पुस्तक का पाठ 10, शीर्षक जीवों में श्वसन, पृष्ठ 114 से 127 तक। तो आइए अब सुनते हैं पाठ 10, शीर्षक जीवों में श्वसन। पृष्ठ 114, पाठ 10, जीवों में श्वसन। बूझो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो 1 साल के बाद शहर आ रहे थे। वो शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पहुंचना चाहता था ताकि उनका स्वागत कर सके। इसलिए वो भागता हुआ गया और कुछ ही मिनट में बस स्टॉप पहुंच गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी। उसकी दादी ने उससे पूछा कि वो हांफ क्यों रहा है। बूझो ने बताया कि वो घर से दौड़ता हुआ आया है। उसे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद वो सांस तेजी से क्यों लेने लगता है। ये प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमता रहा। बूझो के प्रश्न का उत्तर जानने से पहले ये समझना आवश्यक है कि हम सांस क्यों लेते हैं। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। आइए हम श्वसन के बारे में पढ़ें। 10.1 हम श्वसन क्यों करते हैं। अध्याय 2 में आपने पढ़ा था कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते अथवा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ये ऊर्जा आती कहाँ से है? क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है। अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है। फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, अर्थात ये कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं, उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। कोशिकाओं में ये ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर भोजन यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो ये वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। ये प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में देता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथ ही ऊर्जा। संभवतः आपको मालूम होगा कि यीस्ट जैसे अनेक जीव वायु के अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। पृष्ठ 115 है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है, जैसा कि यहां दिए गए समीकरण द्वारा बताया गया है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में देता है अल्कोहल, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और इसके साथ ऊर्जा। यीस्ट एक कोशिक जीव है। यीस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय अल्कोहल निर्मित करते हैं। अतः इनका उपयोग शराब यानी वाइन और बियर बनाने के लिए किया जाता है। हमारी पेशी कोशिकाएं भी
अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं, लेकिन ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती हैं। वास्तव में ये प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसा कि चित्र 10.1 में दिया गया है। यहाँ पृष्ठ 115 पर चित्र 10.1 दिया गया है। इस चित्र में एक व्यक्ति व्यायाम कर रहा है। लिखा है, व्यायाम करते समय हमारे शरीर की कुछ पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती हैं। ऐसा दिए गए समीकरण में बताया गया है। ग्लूकोज जो कि पेशी में है, साथ ही ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में देता है लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं ऐसा क्यों होता है? गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त का संचरण बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। 10.2 श्वसन क्रियाकलाप 10.1। यहां पृष्ठ 115 पर एक चेतावनी दी गई है। इसमें लिखा है, इस क्रियाकलाप को अपने शिक्षक या शिक्षिका की उपस्थिति में करें। क्रियाकलाप में लिखा है, अपने नथनों और मुख को कसकर बंद कर लीजिए और घड़ी की ओर देखिए। आप कितनी देर तक इन दोनों को बंद रख पाए? कुछ समय बाद आपने क्या महसूस किया? आप उस समय को नोट कीजिए जब तक आप अपनी सांस को रोके रख सके, जैसा कि चित्र 10.2 में बताया गया है। पृष्ठ 116 है। यहां पृष्ठ 116 पर चित्र 10.2 में सांस रोकने का एक चित्र दिया गया है, जिसमें एक लड़की अंगुलियों के माध्यम से अपनी नाक को पकड़े हुए है। बूझों ने नोट किया कि जब कुछ देर तक सांस रोके रखने के बाद उसने सांस छोड़ी तो उसे तेज सांस लेनी पड़ी। क्या आप उसे बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? अतः अब आप जान गए होंगे कि आप बिना सांस लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतः श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वसन कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वो उसकी श्वसन दर कहलाती है। अंतः श्वसन और उच्छ्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है एक अंतः श्वसन और एक उच्छ्वसन। क्या आप अपनी श्वसन दर पता लगाना चाहेंगे? क्या आप ये जानना चाहेंगे कि श्वसन दर स्थिर होती है अथवा ये शरीर की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है? आइए हम इसका पता लगाने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 10.2। सामान्यतः हमें यह आभास ही नहीं होता है कि हम श्वसन कर रहे हैं। हालांकि यदि आप कोशिश करें तो आप श्वसन दर की गणना कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए आप विश्राम की स्थिति में बैठकर सांस लीजिए और छोड़िए।
पता लगाइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते और कितनी बार बाहर निकालते हैं। क्या आप उतनी ही बार अंतः श्वसन करते हैं जितनी बार उच्छ्वसन करते हैं? अब तेज चलने और दौड़ने के बाद अपनी श्वसन दर यानी श्वसन संख्या या मिनट की गणना कीजिए। अपनी श्वसन दर को दौड़ना बंद करने के तुरंत बाद और पूर्ण विश्राम कर लेने के बाद ज्ञात कीजिए। अपने निष्कर्षों को सारणी 10.1 में लिखिए और विभिन्न स्थितियों में अपनी श्वसन दर की तुलना अपने सहपाठियों की श्वसन दर से कीजिए। यहां दिए गए क्रियाकलाप से आपने ये अवश्य अनुभव किया होगा कि जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वो तेजी से श्वसन करने लगता या लगती है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। ये भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देती हैं, जिससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। क्या ये स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक क्रियाकलाप के बाद हमें भूख क्यों लगती है? कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने में श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। पृष्ठ 117 है। पृष्ठ 117 पर सारणी 10.1 में विभिन्न परिस्थितियों में श्वसन दर में परिवर्तन की एक सारणी दी गई है। इस सारणी को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। यहां लिखा है सहपाठी का नाम, श्वसन दर सामान्य अवस्था में 10 मिनट तक तेज चलने के उपरांत, 100 मीटर दौड़ने के बाद और विश्राम अवस्था में। आपको अपने सहपाठियों के नाम यहां पर लिखकर उनसे उनकी श्वसन दर के बारे में पूछना है। इस सारणी के अंत में आपको खुद की श्वसन दर भी यहां पर लिखनी है कि श्वसन दर सामान्य अवस्था में कितनी है, 10 मिनट तक तेज चलने के उपरांत कितनी है, 100 मीटर दौड़ने के बाद और विश्राम अवस्था में कितनी है। पहली जानना चाहती है कि जब हमें नींद आती है या झपकी आती है तो हम जम्हाई क्यों लेते हैं। जब आप उनींदे होते हैं तो क्या आपकी श्वसन दर कम होती जाती है? क्या आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाती है? क्रियाकलाप 10.3 किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य दिन में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि किस क्रियाकलाप में श्वसन दर सबसे कम और किस में सबसे अधिक होगी? अपने अनुभव के आधार पर चित्र 10.3 में दिए गए क्रियाकलापों को श्वसन की बढ़ती दर के क्रम में यानी संख्या द्वारा व्यक्त कीजिए। यहाँ पृष्ठ 117 पर एक चित्र दिया गया है। चित्र 10.3 में लिखा है, विभिन्न दैनिक क्रियाकलाप करने में श्वसन दर भिन्न होती है। दिए गए दैनिक क्रियाकलाप हैं सोना, पढ़ना, कपड़े धोना, सीढ़ी उठाना, भागना, चलना। आपको इन क्रियाकलापों के माध्यम से बताना है कि किस क्रियाकलाप में श्वसन दर सबसे कम और किस में सबसे अधिक होगी। 10.3 हम श्वास कैसे लेते हैं? आइए अब हम श्वसन की क्रिया विधि जानें। सामान्यतः हम अपने नथनों या नासा द्वार से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतः श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो ये हमारे नथनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों यानी फुफ्फुस में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, जैसा कि चित्र 10.4 में दिया गया है। पृष्ठ 118 है। वक्ष गुहा पार्श्व में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशीय परत जो डायाफ्राम यानी मध्य पट कहलाती है, वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है,
जैसा कि चित्र 10.4 में बताया गया है, श्वसन में डायफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। यहां पृष्ठ 118 पर चित्र 10.4 में मानव श्वसन तंत्र दिया गया है। मानव श्वसन तंत्र के अलग अलग भाग जो यहां बताए गए हैं वो हैं नासा गुहा, मुख गुहा, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़ा, पसलियां और डायफ्राम। अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्छ्वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं, जबकि डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है, जैसा कि चित्र 10.5 में दिया गया है। अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, अपनी हथेली को उदर पर रखिए और उदर की गति को अनुभव कीजिए। आप क्या पाते हैं? हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूम्र, धूल, पराग कण आदि होते हैं। जब हम अंतः श्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। यद्यपि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं, तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। सावधानी बरतें। जब आप छींकते हैं तो अपनी नाक को ढक लें, जिससे आपके द्वारा बाहर निकाले गए कणों को अन्य व्यक्तियों द्वारा अंतः श्वसन के समय ग्रहण न कर लिया जाए। पृष्ठ 119। यहाँ पृष्ठ 119 पर चित्र 10.5 दिया गया है। ये चित्र मानव में श्वसन की क्रियाविधि को बताता है। इस चित्र के 2 भाग हैं, ए अंतः श्वसन और बी उच्छ्वसन। पहले भाग में यानी अंतः श्वसन में वायु अंदर आती है, पसलियां बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। वहीं दूसरे भाग में यानी उच्छ्वसन में डायफ्राम पूर्व स्थिति में आ जाता है, पसलियां अंदर की ओर गति करती हैं और वायु बाहर की ओर धकेल दी जाती है। धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है। धूम्रपान कैंसर से भी संबद्ध है। इससे अवश्य बचना चाहिए। ये जान लेने के बाद कि श्वसन के दौरान वक्ष गुहा के आमाप में परिवर्तन होते हैं, बच्चे सीना यानी वक्ष फुलाने की स्पर्धा में व्यस्त हो गए। प्रत्येक यह दावा कर रहा था कि वह सीने को सबसे अधिक फुला सकता है या फुला सकती है। क्यों न आप भी इस क्रियाकलाप को अपनी कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ करें। क्रियाकलाप 10.4। एक गहरी सांस लीजिए। किसी मापन फीते से वक्ष का आमाप लीजिए। इस माप को सारणी 10.2 में नोट कीजिए। पुनः विस्तारित होने पर वक्ष का आमाप लीजिए, जैसा कि चित्र 10.6 में बताया गया है। बताइए कि किस सहपाठी ने अधिकतम विस्तार किया है। हम श्वसन की क्रियाविधि को एक सरल प्रतिरूप यानी मॉडल के द्वारा समझ सकते हैं। यहां पृष्ठ 119 पर सारणी 10.2 में वक्ष के आमाप पर श्वसन का प्रभाव बताते हुए एक सारणी दी गई है। यह सारणी 3 भागों में विभाजित है। सहपाठी का नाम, वक्ष का आमाप सेंटीमीटर में और आमाप में अंतर। वक्ष के आमाप के विभाजन को 2 भागों में बांटा गया है, अंतः श्वसन के समय वक्ष का आमाप और उच्छ्वसन के समय वक्ष का आमाप। आपको अपने सहपाठियों के नाम यहां पर लिखकर वक्ष के आमाप को यहां पर नोट करना है और फिर
अंतः श्वसन के समय और उच्छ्वसन के समय आमाप में अंतर को भी लिखना है। पृष्ठ 120। यहाँ पृष्ठ 120 पर चित्र 10.6 में वक्ष के आमाप का मापन करते हुए एक चित्र दिया गया है। बूझो जानना चाहता है कि कोई व्यक्ति अपने फेफड़ों में कितनी वायु भर सकता है। क्रियाकलाप 10.5। प्लास्टिक की चौड़े मुंह वाली एक बोतल लीजिए। इसके पेंदे को काटकर अलग कर दीजिए। वाय के आकार की कांच अथवा प्लास्टिक की एक नली लीजिए। बोतल के ढक्कन में एक ऐसा छिद्र कीजिए जिससे यह नली आसानी से निकल जाए। नली के शाखित सिरे पर 2 गुब्बारे बिना फूले हुए लगा दीजिए। नली को चित्र 10.7 के अनुसार बोतल में लगा दीजिए। अब बोतल का ढक्कन लगा दीजिए तथा उसे इस प्रकार सील बंद कर दीजिए कि वह वायु रुद्ध हो जाए। बोतल के खुले पेंदे पर रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पतली शीट तानकर किसी रबड़ बैंड की सहायता से बांध दीजिए। फेफड़ों में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबड़ की परत को पकड़कर आधार से नीचे की ओर खींचिए और गुब्बारों पर गौर कीजिए। इसके बाद रबड़ की परत को ऊपर की ओर धकेलिए और दोबारा गुब्बारों पर गौर कीजिए। क्या गुब्बारों में कोई परिवर्तन है? यहाँ पृष्ठ 120 पर चित्र 10.7 दिया गया है। इसमें श्वसन की क्रियाविधि को बताने के लिए एक प्रतिरूप दिया गया है जिसमें प्लास्टिक की बोतल, गुब्बारे और रबड़ की शीट के माध्यम से इस क्रियाकलाप को पूरा किया गया है। इस मॉडल में गुब्बारे किस अंग को प्रदर्शित करते हैं? रबड़ की परत किसे प्रदर्शित करती है? अब आप श्वसन की क्रियाविधि को समझने में समर्थ हो गए होंगे। बेहतर जीवन के लिए श्वास। नियमित परंपरागत श्वसन व्यायाम यानी प्राणायाम से हमारे फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की क्षमता को बढ़ाता है। इस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाओं को ज्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है, जिसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। 10.4 हम उच्छ्वसन में बाहर क्या निकालते हैं? क्रियाकलाप 10.6 कोई पतली स्वच्छ परख नली लीजिए जिसमें कॉर्क लगा हो। यदि परख नली उपलब्ध ना हो तो आप कांच या प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं। पृष्ठ 121 परख नली में थोड़ा सा ताजा बना चूने का पानी डालिए। प्लास्टिक की एक स्ट्रॉ यानी नली को परख नली में इस प्रकार डालिए कि वो चूने के पानी में डूब जाए। अब स्ट्रॉ के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारिए, जैसा कि चित्र 10.8 में बताया गया है। यहां पृष्ठ 121 पर चित्र 10.8 में उच्छ्वसित वायु का चूने के पानी पर प्रभाव बताया गया है। इसमें एक स्ट्रॉ, परख नली और चूने का पानी का प्रयोग किया गया है। क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन मालूम होता है? क्या आप इसे अध्याय 6 में किए गए अध्ययन के आधार पर समझा सकते हैं? आप जानते हैं कि हम जिस वायु का अंतः श्वसन अथवा उच्छ्वसन करते हैं वह गैसों का मिश्रण होती है। हम क्या उच्छ्वसित करते हैं? क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्छ्वसित करते हैं अथवा उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्छ्वसित करते हैं? आपने ये भी जाना होगा कि अगर आप दर्पण के आगे उच्छ्वास छोड़ते हैं तो उसकी सतह धुंधली लगती है। ये नमी के कारण है। जल के ये बिंदु कण कहां से आते हैं? अंतः श्वसित और उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बताते हुए यहां पर एक चित्र दिया गया है। अंतः श्वसित वायु में 21% ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है और उच्छ्वसित वायु में 16.4% ऑक्सीजन होती है। वहीं अंतः श्वसित वायु में 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है और उच्छ्वसित वायु में 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। 10.5
अन्य जंतुओं में श्वसन। हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदि जंतुओं की वक्ष गुहाओं में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं। जीव श्वसन कैसे करते हैं? क्या इनके भी मनुष्यों के फेफड़ों जैसे ही श्वसन अंग होते हैं? आइए पता करते हैं। बूझो जानना चाहता है कि क्या कॉकरोच यानी तिलचट्टा, घोंघे, मछली, केंचुए, चींटी और मच्छर में भी फेफड़े होते हैं? कॉकरोच। कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं, जैसा कि चित्र 10.9 में बताया गया है। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है, जो श्वास प्रणाल या वातक कहलाते हैं। यहां पृष्ठ 121 पर चित्र 10.9 में एक कॉकरोच के श्वास प्रणाल तंत्र का चित्र दिया गया है। पृष्ठ 122। ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नालों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। केंचुआ। कक्षा 6 के अध्याय 9 में आपने पढ़ा था कि केंचुए अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मीय प्रतीत होती है। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेंढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं, जो आर्द्र और श्लेष्मीय होती है। 10.6 जल में श्वसन। क्या हम जल में श्वसन कर सकते हैं तथा जीवित रह सकते हैं? ऐसे अनेक जीव हैं जो जल में रहते हैं। वे जल में श्वसन कैसे करते हैं? आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार श्वास में सहायता करते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है, जो गैस विनिमय में सहायता करती है, जैसा कि चित्र 10.10 में बताया गया है। पृष्ठ 122 में चित्र 10.10 में मछलियों में श्वसन अंग यानी क्लोम या गिल को बताया गया है। बूझो ने दूरदर्शन कार्यक्रमों में देखा था कि व्हेल और डॉल्फिन अक्सर पानी की सतह पर ऊपर आ जाती हैं। कभी कभी ऊपर की ओर आते समय वे पानी की फुहार भी छोड़ती हैं। वे ऐसा क्यों करती हैं? पहेली जानना चाहती है कि क्या भूमिगत होते हुए भी पादपों की जड़ें ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं? यदि ऐसा है तो वे ऐसा किस प्रकार करती हैं? 10.7 क्या पादप भी श्वसन करते हैं? अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं, जैसा कि आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं। ये वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। अध्याय 1 में आपने पढ़ा था कि पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो रंध्र कहलाते हैं। पृष्ठ 123। पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थानों यानी वायु अवकाशों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं, जैसा कि चित्र 10.11 में बताया गया है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं
कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा? यहाँ पृष्ठ 123 पर चित्र 10.11 में पौधों द्वारा मूल मृदा से वायु अवशोषित करने का चित्र दिया गया है। इसमें लिखा है, मृदा के कण, मूल रोम और वायु अवकाश। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता यानी जीवित रहने हेतु आवश्यक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन करने की आवश्यकता होती है। प्रमुख शब्द: वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, श्वसन दर, कोशिकीय श्वसन, डायफ्राम, उच्छ्वसन, क्लोम, फेफड़े, श्वास नली, अंतःश्वसन, श्वास रंध्र। श्वास प्रणाल। आपने क्या सीखा? श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। हम अंतःश्वसन द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। इस प्रक्रम में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है, जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यदि भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। यदि विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। अत्यधिक व्यायाम करते समय जब हमारी पेशीय कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है, तब भोजन का विखंडन अवायवीय श्वसन द्वारा होता है। पृष्ठ 124। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है जिसमें जीव ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालता है। गैसों के विनिमय के लिए विभिन्न जीवों में श्वसन अंग भिन्न होते हैं। अंतः श्वसन या निश्वसन के समय हमारे फेफड़े विस्तारित होते हैं और उच्छ्वसन के साथ ये अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। शारीरिक सक्रियता बढ़ने पर श्वसन दर बढ़ जाती है। गाय, भैंस, कुत्ते और बिल्ली जैसे जीवों में श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रम मानव के समान ही होते हैं। केंचुए में गैसों का विनिमय उसकी आर्द्र त्वचा के माध्यम से होता है। मछलियों में ये क्लोम से और कीटों में श्वास प्रणाल से होता है। पादपों में मूल मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करती है। पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, जिनसे गैसों का विनिमय होता है। पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है। अभ्यास 1। कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांसें क्यों लेता है? 2। वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। 3। जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है? 4। 3 परख नलियां लीजिए। प्रत्येक को 3/4 भाग तक जल से भर लीजिए। इन्हें A, B तथा C द्वारा चिन्हित कीजिए। परख नली A में एक घोंघा रखिए, परख नली B में कोई जलीय पादप रखिए और C में एक घोंघा और पादप दोनों रखिए। किस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी? 5। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क। तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है उनके 1. फेफड़ों द्वारा, 2. क्लोमों द्वारा, 3. श्वास रंध्रों द्वारा, 4. त्वचा द्वारा। पृष्ठ 125। ख। अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती है वो है 1. कार्बन डाइऑक्साइड, 2. लैक्टिक अम्ल, 3. अल्कोहल, 4. जल। ग। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में
औसत श्वसन दर होती है? 1. 9 से 12 प्रति मिनट। 2. 15 से 18 प्रति मिनट। 3. 21 से 24 प्रति मिनट। 4. 30 से 33 प्रति मिनट। घ. उच्छ्वसन के समय पसलियां 1. बाहर की ओर गति करती हैं। 2. नीचे की ओर गति करती हैं। 3. ऊपर की ओर गति करती हैं। 4. बिल्कुल गति नहीं करती हैं। 6. कॉलम ए में दिए गए शब्दों का कॉलम बी के साथ मिलान कीजिए। कॉलम ए में दिए गए शब्द हैं क. यीस्ट, ख. डायाफ्राम या मध्यपट, ग. त्वचा, घ. पत्तियां, च. मछली और छ. मेंढक। मिलान करने के लिए कॉलम बी में दिए गए शब्द हैं 1. केंचुआ, 2. क्लोम, 3. अल्कोहल, 4. वक्ष गुहा, 5. रंध्र, 6. फेफड़े और त्वचा, 7. श्वास प्रणाल यानी वातक। 7. बताइए कि यहां दिए गए वक्तव्य सत्य हैं अथवा असत्य। क. अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है। ख. पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है। पृष्ठ 126। ग. मेंढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं। घ. मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। च. अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। 8. दी गई पहेली के प्रत्येक वर्ग में जीवों के श्वसन से संबंधित हिंदी वर्णाक्षर अथवा संयुक्ताक्षर दिए गए हैं। इनको मिलाकर जीवों तथा उनके श्वसन अंगों से संबंधित शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द वर्गों के जाल में किसी भी दिशा में ऊपर, नीचे अथवा विकर्ण में पाए जा सकते हैं। श्वसन तंत्र तथा जीवों के नाम खोजिए। इन शब्दों के लिए संकेत यहां दिए गए हैं। पहला, कीटों की वायु नलियां। दूसरा, वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना। तीसरा, वक्ष गुहा का पेशीय तल। चौथा, पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र। पांचवा, कीट के शरीर के पार्श्व भागों के छोटे छिद्र। छठा, मनुष्यों के श्वसन अंग। सातवां, वे छिद्र जिनसे हम सांस भीतर लेते यानी अंतः श्वसन करते हैं। आठवां, एक अवायवीय जीव। 10वां, श्वास प्रणाल तंत्र वाला एक जीव। यहां एक पहेली दी गई है जिसमें आपको इन संकेतों का उपयोग करके उत्तर ढूंढने होंगे। 9. पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि क. 5 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर वायु नहीं होती है। ख. वहां उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती है। ग. वहां वायु का ताप भूतल के ताप से अधिक होता है। घ. पर्वत पर वायु दाब भूतल की अपेक्षा अधिक होता है। पृष्ठ 127। विस्तारित अधिगम, क्रियाकलाप और परियोजना कार्य। 1. जल जीवशाला यानी एक्वेरियम में किसी मछली की गतिविधि को देखिए। आपको उसके सिर के दोनों तरफ पल्ले के समान संरचनाएं प्रतीत होंगी। पल्ले जैसी यह संरचना एक ही ओर खुलती और बंद होती है। इन प्रेक्षणों के आधार पर मछलियों में श्वसन के प्रक्रम को समझाइए। 2. किसी स्थानीय चिकित्सक के पास जाइए। उनसे धूम्रपान के हानिकारक प्रभावों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। आप इस विषय पर अन्य स्रोत से भी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। आप अपने शिक्षक या शिक्षिका और माता पिता से भी सहायता ले सकते हैं। अपने क्षेत्र में धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत मालूम कीजिए। यदि आपके परिवार में कोई धूम्रपान करता है तो उसे अपने द्वारा एकत्रित की गई जानकारी से अवगत कराएं। 3. किसी चिकित्सक के पास जाइए। उनसे कृत्रिम श्वसन के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। चिकित्सक से पूछिए,
क. किसी व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता कब होती है? ख. किसी व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता स्थायी रूप से होती है अथवा अस्थायी रूप से होती है। ग. कृत्रिम श्वसन के लिए किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन की आपूर्ति किस प्रकार और कहां से की जाती है? 4. अपने परिवार के सदस्यों और अपने कुछ मित्रों की श्वसन दर को मापिए। पता लगाइए। क. क्या बच्चों की श्वसन दर वयस्कों से भिन्न होती है? ख. क्या पुरुषों की श्वसन दर महिलाओं की श्वसन दर से भिन्न होती है? यदि इनमें से किसी भी प्रकरण यानी केस में अंतर पाया जाता है तो उसका कारण जानने के लिए प्रयास कीजिए। क्या आप जानते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है, लेकिन जो जीव इसका उपयोग नहीं करते हैं उनके लिए ऑक्सीजन विषाक्त होती है। वास्तव में मानव एवं अन्य जीवों के लिए भी लंबे समय तक शुद्ध ऑक्सीजन में श्वसन करना हानिकारक हो सकता है। इसी के साथ 18 पाठों की इस पुस्तक का पाठ 10 शीर्षक